हेलो दोस्तों, सिनेमा रिकैप्ड हिंदी हियर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 2021 में रिलीज़ हुई एक हॉलीवुड मूवी जिसमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट डॉग और एक इंसान के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। इस मूवी को IMDb पे 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। पूरी मूवी देखने के लिए आप एप्पल टीवी पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम मूवी के मेन कैरेक्टर फिंच को देखते हैं जिसने एक यूवी सूट पहना है और वह रेतीले तूफान से निकलकर आगे बढ़ रहा है। तभी उसके हाथ में लगी मशीन उसको बताती है कि यूवी रेज बहुत हाई है और बाहर का टेम्परेचर 150 डिग्री है। वो अपने हेल्पर रोवर डुई के साथ एक स्टोर में जाता है और वहाँ पे फूड सप्लाई सर्च करने लगता है। वहाँ हम जमीन पे पड़ी कुछ डेड बॉडीज को देखते हैं जो कि पूरी तरह डिग्रेड हो चुकी हैं। ये देख के हम ये समझ पाते हैं कि ज्यादा इंसान अब जीवित नहीं बचे हैं। फिंच और डुई कुछ फूड सप्लाईज कलेक्ट करते हैं जिनमें डॉग सप्लाईज भी होते हैं और वह उस जगह को मार्क करके निकल जाते हैं। फिंच अपने ट्रक में जाके अपने मैप में उस जगह को मार्क करता है। उसके मैप में हम देखते हैं कि उसने बहुत सारी जगह को मार्क करके क्लियर लिखा हुआ है, यानी कि वह वहाँ से फूड सप्लाईज इकट्ठे कर चुका है। वह अब अपने बड़े से ट्रक में एक नई जगह से फूड सप्लाई इकट्ठे करने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा तूफान अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उसकी मशीन भी उसे बार बार वार्निंग दे रही होती है। तूफान को देखकर वह अपनी ट्रक को अपने घर की तरफ मोड़ लेता है। वह अपने ट्रक को अपने घर की तरफ तेजी से ड्राइव करता हुआ निकलता है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंडरग्राउंड में उसने अपना घर बनाया हुआ है। 10 साल पहले हुए एक बड़े सोलर फ्लेयर के कारण ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी के सभी जनजातियों का विनाश हो चुका है। यूवी रेस के डायरेक्ट पृथ्वी पे पड़ने से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण पृथ्वी अब एक अनइनहेबिटेबल वेस्टलैंड बन के रह गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिंच का एक गुडियर नाम का डॉग है जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि फिंच एक रोबोट बना रहा है जिसमें वह कई बुक्स की इंफॉर्मेशन फीड कर रहा होता है, जिसमें डॉग ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट सीन में फिंच द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन नाम की बुक पढ़ रहा होता है और उसके कुछ देर बाद हम उसके टेबल पे पड़ी हाउ सन कैन किल अस नाम की बुक को देखते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि सनरेज ने फिंच की बॉडी को भी काफी नुकसान पहुंचाया है और शायद अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए उसने ये रोबोट बनाया है ताकि उसके जाने के बाद इस डॉग की देखभाल ये रोबोट अच्छे से कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिंच रोबोट को डुई की आंखें निकाल के लगाता है और उसे स्टार्ट करता है। रोबोट अब पूरी तरह से बनके तैयार हो जाता है और फिंच की बातों पे अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड करता है। फिंच उससे पूछता है कि उसने जो 4 डायरेक्टिव्स उसमें फीड किए हैं उनके बारे में बताओ। रोबोट पहला डायरेक्टिव बताता है कि उसे किसी भी हालत में किसी भी कारण से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है। फिंच उससे चौथे डायरेक्टिव के बारे में पूछता है तो रोबोट उसे बताता है कि फिंच की गैर मौजूदगी में उसे डॉग का ध्यान रखना है। रोबोट और फिंच की कन्वर्सेशन अभी चल ही रही होती है कि अचानक से पावर सप्लाई कट हो जाती है। फिंच जब चेक करने के लिए बाहर जाता है तो वह देखता है कि एक बहुत बड़ा सा खतरनाक तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है। वो वापस आके रोबोट को वेदर सिस्टम से कनेक्ट करता है और उसे वेदर फोरकास्ट करने के लिए बोलता है। रोबोट उसे बताता है कि कई सारे इवेंट्स मिलकर एक बहुत बड़ा तूफान क्रिएट कर रहे हैं जो 24 घंटे के अंदर उन तक पहुंच जाएगा और अगले 40 दिन तक बना रहेगा। यह सुन के फिंच बहुत घबरा जाता है। वो मैप में एक सेफ डेस्टिनेशन को ढूंढने लगता है। वो गुडिया से बातें कर रहा होता है कि अब उन्हें जल्द से जल्द सेंट लुइस को छोड़ना पड़ेगा और नए डेस्टिनेशन सैन फ्रांसिस्को के बारे में बताता है कि तभी उसकी नाक से ब्लड गिरने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फिंच रोबोट के डाटा ट्रांसफर प्रोसेस को बढ़ा देता है। रोबोट के पूछने पे वह उसे बताता है कि अगर उस तूफान के आने से पहले हम यहाँ से नहीं निकले तो हम सब मारे जाएंगे। फिंच रोबोट से पूछता है कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है, तो रोबोट जवाब देता है कि हाँ। ज़्यादा समय ना बचने के कारण फिंच रोबोट के डाटा ट्रांसफ़र प्रोसेस को 72% पर ही रोक देता है और उसे चलना सिखाने लगता है। आगे हम फिंच को निकलने की तैयारी करते हुए देखते हैं और वह एक कैमरे से लेंस निकाल के डुई की आंखों में लगा देता है, क्योंकि डुई की आंखें उसने रोबोट को दे दी थी। हम देखते हैं कि फिंच रोबोट डुई और गुडियर के साथ एक नए सफ़र पे निकल पड़ता है। रास्ते में रोबोट फिंच से पूछता है कि सेंट लुइस की पॉपुलेशन 600,000 होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिंच जवाब देता है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। फिंच बताता है कि जब वह छोटा था तो ये जगह खुशनुमा और हरियाली से भरी हुई थी। फिंच की बातें रोबोट और डॉग ध्यान से सुनते हैं। रोबोट फिंच के पास रखे हुए पोस्ट कार्ड्स के बारे में पूछता है।
फिंच उसे बताता है कि इंटरनेट के आने से पहले लोग अपने परिवारों से जुड़े रहने के लिए पोस्ट कार्ड एक दूसरे को भेजा करते थे। रोबोट फिंच से सैन फ्रांसिस्को वाले पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है तो फिंच बताता है कि एक अंकल ने उसे ये भेजा था। थोड़ी देर बाद वो लोग एक सिटी में पहुंचते हैं जहाँ फिंच रोबोट को लेकर एक स्टोर में फूड सप्लाईज ढूंढने के लिए जाता है और उसे सर्वाइवल लेसन्स भी देता है। रोबोट की बातों से हम समझ पाते हैं कि डाटा ट्रांसफर प्रोसेस पूरा नहीं होने के कारण अभी उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। स्टोर के अंदर रोबोट पहली बार खुद को आईने में देखता है और वह समझ पाता है कि उसमें और फिंच में काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ पे फिंच को कॉर्न के पैकेट्स मिलते हैं। वो रोबोट को एक लोहे के प्लेट पे इनसे पॉपकॉर्न बना के दिखाता है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई है। तभी फिंच देखता है कि एक बहुत बड़ा सा तूफान उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। वो अपनी आरवी को लेकर तेजी से उस तूफान से दूर भागने के लिए निकलता है और उसकी मशीन भी उसे बार बार तूफान के करीब आने के खतरे के बारे में अलर्ट कर रही होती है। अब उसे ये समझ आ जाता है कि वह तूफान से बच के ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, तो वह एक साइड में आरवी को रोकता है और कुछ केबल्स की मदद से उसे ज़मीन से बांधने की कोशिश करता है। इसमें रोबोट भी उसकी मदद करता है। अंदर आके वह सबको सुरक्षित करके तूफान के जाने का इंतज़ार करता है। तूफान के गुजर जाने के बाद में वह बाहर जाके देखता है कि तूफान के कारण उसके कई केबल्स टूट चुके हैं और सिर्फ एक केबल जुड़ा हुआ था जिस पे रोबोट ने अपनी मसल का दम दिखाया था। वो इस बात से बहुत खुश होता है। तूफान की वजह से उसका एक टायर भी खराब हो गया था। वह रोबोट की मदद से उस टायर को चेंज करता है। क्योंकि वह जैक लाना भूल गया था तो रोबोट ही जैक बन के उसकी मदद करता है। फिंच उसे कहता है कि तुम अपना नाम जैक रख लो। रोबोट को ये नाम कुछ खास पसंद नहीं आता। कई नाम सोचने के बाद वो अपना नाम जेफ रखने को बोलता है। अब यहाँ से हम रोबोट को जेफ बुलाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि जेफ गुडियर के साथ खेलकर उसकी भाषा को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो फिंच उसे समझाता है कि डॉग डॉग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जेफ कहता है कि मैं चाहता था कि मैं डॉग के साथ अपनी कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव कर सकूं, पर शायद डॉग मुझे पसंद नहीं करता। तो फिंच उसे कहता है कि वह तुम पे भरोसा नहीं करता है और भरोसा करने के लिए थोड़ा समय लगता है। आगे सफ़र में फिंच रोबोट को एक कहानी के द्वारा ट्रस्ट के बारे में समझाने की कोशिश करता है। तभी अचानक फिंच की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो एक शेल्टर को देखकर आरवी को उसके पास ले जाके रोक देता है और डॉग को जेफ के हाथों में छोड़ के एक शेल्टर के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह बाहर आके देखता है कि जेफ गुडियर को ज़बरदस्ती नीचे उतारने की कोशिश कर रहा होता है। फिंच उसे ऐसा करने से मना करता है और खुद गुडियर को नीचे उतार के उसे अंदर ले जाता है और जेफ को बाहर ही गार्ड करने को कहता है। पर जेफ आरवी के अंदर चला जाता है और उसे ड्राइव करने लगता है और उसे सामने खड़ी एक कार पे ले जाके ठोक देता है। फिंच बाहर आता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमने आरवी को चलाया? तो जेफ झूठ बोलता है कि नहीं। तो फिंच उसे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी ड्राइव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम सिर्फ आरवी से मुझे मेरा यूवी सूट ला के दो। पर जेफ आरवी से यूवी सूट लाने के बजाय आरवी को बैक करने लगता है। फिंच उसे ऐसा करने से मना जेफ को कार ड्राइव करना सिखाता है। आगे हम देखते हैं कि फिंच और जेफ खुले आसमान के नीचे रात में बोन फायर के सामने बैठे हुए हैं। जेफ फिंच को नॉर्दर्न लाइट्स यानी कि ऑरोरा बोरियलिस दिखाता है जो कि आसमान में साफ दिखाई दे रही थी। जेफ फिंच से पूछता है कि अगर डे लाइट इतनी ही डेंजरस है तो वह रात में ट्रैवल क्यों नहीं करते। फिंच उसे बताता है कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा लोगों से है जो कि भूखे हैं और शैडोज में छिपे हुए हैं, रात के अंधेरों में निकलते हैं। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। फिंच कहता है कि उसकी बूढ़ी हड्डियों के लिए बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है और ये कह के वह अंदर चला जाता है। पर जेफ कुछ देर बाहर ही रुकना चाहता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि जेफ एक कंबल ओढ़ के इंसानों की तरह बैठा हुआ है। उसे आरवी से फिंच की आवाज़ सुनाई देती है। अंदर आके देखने में पता चलता है कि फिंच की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। जेफ फिंच के सर पे पट्टी रखता है और उसे सुला देता है। अब वो ड्राइव करके एक नई सिटी डेनवर पहुंचता है और वहां पे एक हॉस्पिटल में डुई के साथ एसेंशियल सप्लाईज ढूंढने के लिए निकल जाता है। डुई को नीचे छोड़ के वो ऊपर जाता है और उसे एक कोट मिलता है और कुछ
मेडिसिन को इकट्ठा करने लगता है। यहाँ नीचे डुई एक ट्रैप में फंसकर नष्ट हो जाता है। इधर जब फिंच उठता है और जेफ को पास ना पाके बाहर देखता है तो वह समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है और वह जल्दी से अपना यूवी सूट पहन के जेफ को लेने आता है। वह डुई की हालत देखता है और उसे बंद कर देता है और जेफ को लेने के लिए ऊपर जाता है और उसे जल्दी से उस जगह को छोड़ने के लिए कहता है। फिंच आरवी को ड्राइव करके वहाँ से निकल जाता है, पर हम उनके पीछे एक कार को जाते हुए देखते हैं। फिंच जेफ को ड्राइव करने के लिए कहता है। फिंच जेफ पे बहुत गुस्सा करता है और उसे कहता है कि डुई तुम्हारी वजह से गया। फिंच एक गन निकाल के लाता है और कहता है कि अब हम आगे कोई भी गलती नहीं कर सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और फिंच नोटिस करता है कि एक कार उनका पीछा कर रही है। फिंच आरवी की लाइट्स ऑफ कर देता है और जेफ को और तेज से चलने को बोलता है। कुछ दूर पे फिंच को एक अंडरपास दिखाई देता है और वह कार को उस तरफ मोड़ देता है। जेफ उसे समझाता है कि उसकी गाड़ी वहाँ से नहीं निकल पाएगी, पर फिंच नहीं मानता। वह उस अंडरपास से आरवी निकालने की कोशिश करता है, पर उस ब्रिज के नीचे आरवी फंस जाती है और फिंच समझ जाता है कि अब वह पकड़े जाएंगे, पर जेफ अपनी स्ट्रेंथ से उसे अंडरपास के नीचे छुपा देता है। फिंच अब हार मान चुका था। उसे लगता था कि अब वह आगे नहीं जा पाएगा, पर जेफ कहता है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। तो फिंच उसे एक कहानी सुनाता है कि एक बार सुपरमार्केट में वो फूड सप्लाईज ढूंढने गया था। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक 9 साल की लड़की और उसकी माँ से हुई। उस लड़की के हाथ में गन थी और उसकी माँ ने कहा कि तुम जिसको भी देखो उस पर गोली चला देना। वो जान गया था कि अगर उस लड़की ने उसे देखा तो वह उसे मार देगी और उसके नूडल्स ले लेगी, इसीलिए वो छुप गया। जब वह लड़की और उसकी माँ जाने लगी तो कार में एक आदमी आया और उनसे लड़ने लग गया और उन्हें शूट करके की सप्लाईज लेके वहाँ से चला गया। जब फिंच के पास पहुंचा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। जब उसने उस लड़की के बैग में देखा तो उसे उसमें से एक छोटा सा पप्पी मिला, गुड ईयर। तब से वो गुड ईयर को अपने साथ रखता है। फिंच कहता है कि भूख ने लोगों को एक दूसरे का कातिल बना दिया है, पर मुझे कायर। अगले दिन हम देखते हैं कि जेफ ड्राइव कर रहा है और वह सैन फ्रांसिस्को से सिर्फ 480 मील दूर है। वो फिंच के सैन फ्रांसिस्को वाले पोस्ट कार्ड को देखता है। ये पता चलता है कि ये फिंच के डैड ने भेजा था। तभी एक बटरफ्लाई आके विंडशील्ड से टकरा जाती है, जिसे देख के जेफ बैलेंस खो बैठता है और फिंच को बुलाता है। कि मशीन उसे बताती है कि यूवी रेडिएशन बहुत लो है और नॉन क्रिटिकल है। फिंच पहली बार खुली हवा में बिना सूट के बाहर आता है और वो एक बटरफ्लाई और फ्लावर को देखता है। वो बहुत खुश हो जाता है, जैसे कि उसे सब कुछ मिल गया हो। उसे देख के जेफ भी खुश हो जाता है। फिंच अपना एक पुराना सूट पहनता है और गुड ईयर और जेफ के साथ में पिकनिक मनाने बैठ जाता है। फिंच जेफ से कहता है कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम है। जेफ फिंच को बताता है कि उसने रात में उन तीनों को गोल्डन गेट ब्रिज के सामने खड़े हुए देखा था। यह सुन के फिंच बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आज से 5-6 साल बाद देखना चाहता हूँ, काश मेरे पास इतना समय होता। जेफ फिंच से उस पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है जो फिंच के डैड ने भेजा था। फिंच उसे एक और स्टोरी सुनाता है कि उसके डैड आर्मी में इंजीनियर थे और वो बहुत बिजी रहा करते थे। वह उनसे कभी भी मिल नहीं पाया। जब 15 साल का था तो उसे ये पोस्ट कार्ड मिला और उसके पापा ने ये लिखा था कि वह एक दिन उनसे मिलना चाहते हैं और इसीलिए उसने ये कोट भी खरीदा था, पर वह दिन कभी नहीं आया। फिंच जेफ को ह्यूमन एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। जेफ पूछता है कि क्या तुम कभी गोल्डन गेट ब्रिज गए हो? तो फिंच कहता है कि नहीं। तो इस पे जेफ कहता है कि अगर हम अभी निकलेंगे तो 18 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। पर फिंच उसे बताता है कि मैं मर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम गुड ईयर का अच्छी तरीके से ख्याल रखो। वह उसे गुड ईयर के साथ खेलना सिखाता है, पर गुड ईयर अभी तक उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाया था। वह बार बार फिंच के पास लौट आता था। अचानक से फिंच की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जेफ उसे आरवी तक छोड़ने जाता है तो वह उससे पूछता है कि फिंच मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तो फिंच जवाब देता है कि तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है और वह उसको गले लगा लेता है। अगले दिन गुड ईयर की रोने की आवाज़ सुन के जेफ समझ जाता है कि फिंच अब नहीं रहा। वो उसे कपड़े में लपेट कर उसका अंतिम संस्कार करता है और आगे के सफर की तैयारी करता है। हम देखते हैं कि गुड ईयर और जेफ की दोस्ती हो रही है और गुड ईयर अब जेफ पे भरोसा करने लगा है। अगले सीन में वो दोनों गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच जाते हैं और वहां पे फिंच के नाम का एक मेमोरियल बनाते हैं। वो ब्रिज पे जेनिफर नाम की लड़की का एक कार्ड देखते हैं जो हाल ही का होता है, जिसे देखकर फिर वो दोनों एक बार फिर एक नई जिंदगी और नए लोगों की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक विश्वास की और एक रोबोट के इंसानों की फीलिंग समझने की कहानी है। अब दोस्तों,
आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।